ओके, सो लेट्स क्विकली रिवाइज जो हमने कल देखा था। कल हम लोगों ने बेसिकली डेरिवेशन किया था फॉर इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। सो इट वाज वेरी इजी डेरिवेशन। क्विकली आई जस्ट क्विकली रिवाइज थ्रू इट। देखो, हमारे पास बेसिकली एक प्रोजेक्टाइल है, द मोशन इज इन एक्स वाई प्लेन। प्रोजेक्टाइल जहाँ से स्टार्ट हुआ हमने वहाँ पे ओरिजिन सेट कर दिया था। ये प्रोजेक्टाइल का मोशन कुछ ऐसा होगा, समथिंग लाइक दिस मान लो, राइट। देन द आइडिया वाज, जैसे मैंने आपको बताया, इट वाज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमेशा वेलोसिटी जो है वो फिक्स रहेगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देयर इज बेसिकली नो फोर्स, नो एक्सेलरेशन। तो यू एक्स हमेशा फिक्स रहेगा u cos थीटा, बिकॉज थीटा वाज दिस एंगल made by velocity of projection with respect to horizontal, और uy will be u sin theta। मैंने आपको बताया था along the trajectory, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आगे जाएगा, मतलब ट्रैजेक्टरी में आगे जाएगा, वैसे वैसे y कंपोनेंट will go on reducing, y कंपोनेंट छोटा हो जाएगा, and at this point, at point B, maximum height पे y component of velocity becomes 0। ये ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि acceleration due to gravity was acting downwards, right? तो vertical direction में, vertically downward direction में there was force, there was acceleration, but in x direction, along horizontal direction, there was no force, no acceleration, right? तो maximum height के बाद vertical component of velocity, मतलब y component of velocity वापस से increase हो जाएगा, but in downward direction। एंड फाइनली जब पॉइंट सी पे ऑब्जेक्ट पहुंच जाएगा, उस केस में द वैल्यू ऑफ यू वाई विल अगेन बी यू साइन थीटा, बट इन नेगेटिव डायरेक्शन। और हमने 4 अजम्पशंस के अंडर प्रोजेक्टाइल मोशन का स्टडी किया है। 4 अजम्पशन हम लोगों ने कल लिखे थे, इफ यू रिमेंबर करेक्टली। तो वो 4 अजम्पशंस क्या थे? एयर रेजिस्टेंस हमने निग्लेक्ट किया हुआ है, सो वी हैव निग्लेक्टेड एयर रेजिस्टेंस। दूसरा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा कांस्टेंट होगा थ्रू आउट द मोशन। तीसरा, अर्थ का रोटेशनल इफेक्ट हमने निग्लेक्ट किया था। और चौथा, ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन द प्रोजेक्टाइल इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा कोई भी फोर्स इस पे एक्ट नहीं होता है हमारे अजम्पशंस से, राइट। सो अंडर दिस अजम्पशंस हमको ट्रैजेक्टरी निकालना है। फिर ट्रैजेक्टरी निकालने के लिए हम लोगों ने बेसिकली क्या किया था? टू फाइंड आउट ट्रैजेक्टरी, व्हाट वी हैव डन इज, हम लोगों ने बेसिकली सबसे पहले हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, फॉर एग्जांपल अगर ये एक पॉइंट डी है, जब डी पॉइंट पे प्रोजेक्टाइल होगा तो हाउ मच इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एक्स। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एक्स हमने लिखा था, इट इज एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इनटू टाइम, right? Because velocity is distance upon time, so distance is velocity into time. We are talking about displacement along x-axis, तो velocity का x component into time लिखेंगे। और velocity का x component we already know, क्या था वो? We already know it is u cos theta into t. That is u cos theta is x component of velocity basically. Okay, so we have expression for t from here. तो t हमको मिल गया था x upon u cos theta। हमारा एम था टू फाइंड अ इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, मतलब टू कनेक्ट y विथ x, एक ऐसा इक्वेशन जिसमें y भी आ जाए, जिसमें x भी आ जाए। ये हमारा एम था अल्टीमेटली। तो हम लोगों को जब y चाहिए, तो हम लोग y मतलब डिस्प्लेसमेंट होता है, तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन यूज करेंगे s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 at² और s मतलब y,
क्योंकि हम लोग यहाँ पे अब वर्टिकल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, राइट। सो वी आर टॉकिंग अबाउट वर्टिकल डिस्टेंस। आई एम जस्ट रिवाइजिंग, इसलिए मैं रफ लिख रहा हूँ क्योंकि हम सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं इसको। सो वर्टिकल डिस्टेंस y विल बी यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। यू वाई हमको पता होता है यू साइन थीटा इंटू टी, और टी ऊपर में डिराइव करके रखा है एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। ए वाई माइनस जी होता है बिकॉज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स, और टी तो एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो यू यू कैंसिल, तो वाई हमको मिल गया tan थीटा एक्स माइनस जी अपॉन 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर बेसिकली, करेक्ट। तो एक बार हमने ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट कर दिया, मतलब प्रोजेक्टाइल एक बार प्रोजेक्ट हो गया, तो इनिशियल वेलोसिटी या वेलोसिटी प्रोजेक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं वो तो फिक्स वैल्यू रहेगी ना, हम लोग एक वैल्यू दे देंगे एंड देन द ऑब्जेक्ट विल गो इन एयर। तो एंगल भी फिक्स रहेगा बेसिकली। तो थीटा और यू स्क्वायर कांस्टेंट है, जी भी तो कांस्टेंट ही है, तो इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स स्क्वायर, वेयर अल्फा इज tan थीटा and beta is nothing but g upon 2 u square cos square theta. So this is equation for a parabola with, मतलब इसका जो एक्सिस होगा that is vertical axis, equation of parabola for vertical axis with vertex upwards. Vertex upward मतलब basically parabola का shape ऐसा आएगा. So this is what it means, that is a parabola something like this. तो हम लोगों ने कल यहाँ तक किया था। सो टू कंटिन्यू विद दिस, अब बाकी क्या क्या रह गया, हमको तो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी मिल गया, बाकी क्या क्या रह गया, बाकी रह गया व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू रीच द मैक्सिमम हाइट, जिसको हम लोग बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट। फिर मैक्सिमम हाइट से नीचे आने के लिए कितना टाइम लगेगा, दैट इज टाइम ऑफ डिसेंट। तो टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट मतलब टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये तीन चीजें निकलने रह गई। और क्या बाकी रह गया हमारा, और बाकी रह गया ये जो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है r, ये फाइंड करना रह गया, और ये जो मैक्सिमम हाइट होगा h, ये फाइंड करना रह गया। तो टुडे आवर टास्क इज टू फाइंड दिस 3-4 क्वांटिटीज, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ असेंट, टाइम ऑफ डिसेंट, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जिसको हम लोग हॉरिजॉन्टल रेंज भी बोलते हैं, मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस जिसको हम लोग मैक्सिमम हाइट बोलते हैं। तो विल सी हाउ टू फाइंड इट आउट। तो बेसिकली ये पूरा का पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन इज नथिंग बट यू आर जस्ट अप्लाइंग इक्वेशंस ऑफ मोशन, मतलब काइनेमैटिक्स के जो इक्वेशन आपने सीखे हैं आप वही यूज कर रहे हो यहाँ पे, एंड नथिंग एल्स। ओके, so let's see how to find it out, how to derive those things. So next in the list is to find out time of flight, और time of flight पहले define कर लेंगे, फिर time of ascent निकाल लेंगे, and then we'll go to find out time of descent. Okay, so let's find it out what is time of ascent first of all. जैसे मैंने आपको बताया time of ascent मतलब क्या, the time required for the projectile to reach maximum height, correct? That is time of ascent. The time required for the projectile to reach the maximum height is called as time of ascent. Is called as time of ascent, denoted by TA, T suffix A. तो हमारे प्रोजेक्टाइल मोशन की ट्रैजेक्टरी में मतलब x एक्सिस, y एक्सिस, तो इन ट्रैजेक्टरी ओरिजिन से लेके
तो ये मैक्सिमम हाइट सी पॉइंट तक का जाने तक का टाइम, दैट इज टाइम ऑफ एसेंट बेसिकली। गुड इनफ, हमको टाइम ऑफ एसेंट निकालना है। तो हम लोग को जो जो पता है अब तक, हाँ इसको वैसे बी पॉइंट बोला था, सी नहीं, तो लेट मी जस्ट रेक्टिफाई दिस वन बिकॉज अदरवाइज इट विल क्रिएट कंफ्यूजन लेटर। इसको बी पॉइंट बोला था हम लोगों ने। तो जो जो हमको पता है हम वो सब यूज करने वाले हैं। हमको क्या पता है? हमको पता है कि बी पॉइंट पे मतलब मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी का y कंपोनेंट 0 हो जाता है, करेक्ट? वेलोसिटी का y कंपोनेंट 0 हो जाता है। सो वी नो दैट y component of velocity becomes 0 at maximum height. So becomes 0 at point B, that is maximum height. Right? इसका मतलब at point B you have Vy equal to 0. जब मुझे Vy का इंफॉर्मेशन पता है, मुझे Uy पता है, तो मुझे ये समझ में आ गया कि हम लोगों को क्या यूज करना है। हमको ये यूज करना है V is equal to U plus AT. क्यों? देखो, some students they normally get confused कि यही क्यों यूज किया। Why can't I use V square equal to U square plus 2AS? क्योंकि अभी हमारे पास जो 3 काइनेमेटिक्स के इक्वेशन हम लोग वही यूज कर रहे हैं। फिर कौन सा इक्वेशन कहाँ यूज करना है ये कंफ्यूजन होता है, याद नहीं रहता। तो द आइडिया इज याद रखना भी नहीं है, आपको समझना है। पहला मुझे फाइंड क्या करना था, मुझे टाइम फाइंड करना था, टाइम ऑफ एसेंट। क्या वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2AS में टाइम है? नहीं है, करेक्ट? तो हमको टाइम फाइंड करना है, तो जो भी इक्वेशन हम यूज करेंगे उसमें टाइम तो होना चाहिए ना, वो नहीं है। दूसरा ये कि क्या हमको एस पता है, मैक्सिमम हाइट पता है वाई एक्सिस के अलॉन्ग? मैक्सिमम हाइट की तो बात अभी की नहीं ना, आगे करने वाले हैं, वो भी नहीं पता, करेक्ट? ओके, तो मैं ये इक्वेशन यूज नहीं कर सकता बिकॉज आई डोंट नो एस डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग वाई एज ऑफ नाउ, बाद में देखेंगे। एंड इसमें टी आता ही नहीं है। तो अभी अगला क्वेश्चन ये आता है कि ठीक है मैं ये नहीं यूज कर रहा, तो वाई कांट आई यूज एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर? फॉर सेम रीजन, हमको एस नहीं पता। दूसरा, अभी यहाँ भी टी वो टी स्क्वायर, तो इट गेट्स कॉम्प्लिकेटेड। तो सबसे इजी इक्वेशन कौन सा है मेरे पास? v इक्वल टू यू प्लस AT। मैं अगर इसको y एक्सिस पे अप्लाई कर लूँ, मतलब y कंपोनेंट पे अप्लाई कर दूँ बेसिकली, क्योंकि वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स x और y 2 डायमेंशनल मोशन है, तो vy इक्वल टू uy प्लस ayt। और एज आई हैव टोल्ड यू vy तो 0 है, vy 0 है, और हमको ये भी पता है, क्या पता है कि uy u साइन थीटा था। दूसरा क्या पता है हमको, ay जो होता है ये माइनस जी होता है, राइट? सो वी नो ऑलरेडी दिस मेनी थिंग्स। तो एट पॉइंट बी मैक्सिमम हाइट पे vy 0 है। also what we know is uy is nothing but u sin theta और ay is equal to माइनस जी है, ये हमको पता है। therefore vy तो 0 है मैक्सिमम हाइट पे, और ये आ गया u sin थीटा, ay आ गया माइनस जी, और t तो फाइंड करना है, और इसको ta लिख रहा हूं मैं क्योंकि हम लोग टाइम ऑफ एसेंट ही फाइंड कर रहे हैं। हाउ मच इज द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू रीच maximum height from the point of projection, correct? Good. तो ये आपको मिल जाएगा when you simplify this, तो TA is equal to u sin theta by g, right? So this is the time required for the projectile to reach maximum height, मतलब time of ascent. Okay. अब
टाइम ऑफ एसेंट, जितना टाइम ऊपर आने में लगा उतना ही नीचे जाने में लगेगा, वो हमको प्रूव करना पड़ेगा। आई कैन नॉट डायरेक्टली से। तो फिजिक्स में आप डायरेक्टली बोल नहीं सकते। बाय लॉजिक द टाइम टेकन टू गो अप इज इक्वल टू टाइम टेकन टू गो डाउन। नो लॉजिक वर्क्स फिजिक्स में, नो लॉजिक वर्क्स। लॉजिक नहीं चलता वहाँ पे चलता है प्रूफ। तो आपको थियोरेटिकली प्रूव करना पड़ेगा। तो वो थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट है। डिफिकल्ट इन द सेंस कि हमको जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन चाहिए टाइम ऑफ डिसेंट फाइंड करने के लिए, वो हमारे पास है नहीं। या फिर एक दूसरा तरीका है, अगर मैं टोटल टाइम निकाल लेता हूँ, टोटल टाइम मतलब टाइम ऑफ एसेंट फिर टाइम ऑफ डिसेंट, ये टाइम ऑफ डिसेंट हो जाएगा, और मेरे पास ये है टाइम ऑफ एसेंट, मतलब टोटल टाइम टू गो अप एंड देन टू कम डाउन, उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो हम लोग पहले टाइम ऑफ फ्लाइट डिफाइन कर लेंगे और टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड कर लेंगे, फिर यूजिंग टाइम ऑफ फ्लाइट हम लोग टाइम ऑफ डिसेंट फाइंड कर सकते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट, और ये तो याद रखने की जरूरत भी नहीं है, आपको पता है। किसी ने, अगर आप में से किसी ने फ्लाइट पे ट्रैवल किया होगा, तो हम लोग नॉर्मली बोलते हैं कि फ्लाई टाइम कितना, मतलब इट इज एक्चुअली काइंड ऑफ अ प्रोजेक्टाइल मोशन। एरोप्लेन टेक ऑफ करेगा, फिर वो बेसिकली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाता है। इट डजंट लाइक, इट इज नॉट अ प्रोजेक्टाइल बेसिकली, राइट? बट एनीवेज, सो टाइम ऑफ फ्लाइट इज हाउ मच टाइम द ऑब्जेक्ट, प्रोजेक्टाइल इन दिस केस, स्पेंड्स इन एयर। अब ऐसा तो नहीं बोल सकते ना, द टाइम स्पेंड बाय और प्रोजेक्टाइल इन एयर, ऐसा नहीं बोल सकते। तो हमको उसको कुछ फिजिकल भाषा में लिखना पड़ेगा। तो कैसे लिखेंगे? टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू कवर एंटायर ट्रेजेक्टरी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बोला है कि ये जो पाथ फॉलो करेगा प्रोजेक्टाइल, उसको ट्रेजेक्टरी बोलेंगे। तो थोड़ा फिजिक्स का टच दे देंगे उसको। फिजिक्स का टच क्या है? तो ट्रेजेक्टरी को जितना टाइम लगेगा पास करने में, तो कवर करने में, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, सो टाइम टेकन by the projectile to cover entire trajectory is called as time of flight. ओके, अब ये टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करने के लिए विच इक्वेशन कैन वी यूज? अब इस केस में फॉर एग्जाम्पल, लेट मी गो बैक, अगर पार्टिकल किसी भी पॉइंट पे होगा, एट एनी पॉइंट डी, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन अलोंग वाई कैसे लिखेंगे? तो पहले वो देख लेते हैं। सो एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, t, the position of the projectile, या तो vertical displacement भी बोल सकते हो, the position or vertical displacement of the projectile, मतलब y is given by, how do you write this? This is nothing but s equal to ut plus half at square। अगर आप अप्लाई करोगे, I should be writing down directly, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, सो s की जगह पे मैं लिख दूंगा y, क्योंकि मैं डिस्प्लेसमेंट अलोंग y की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा भी है, वहाँ पे u की जगह पे मैं लिखूंगा uy, बिकॉज अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट y, दिस इज t, right? And you already know that I will be writing ay t square here. Then y is equal to uy. What is uy? U sin theta t minus half gt square. तो मैं डायरेक्टली एक्चुअली ये इक्वेशन लिखना चाहता था, बट जस्ट टू टेल यू मैंने स्टेप बाय स्टेप किया है। गुड, तो दिस इज द इक्वेशन फॉर vertical displacement of projectile at any instant of time, okay, right? So how do we basically
फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालेंगे अब? तो इट इज वेरी सिंपल टास्क। ओके, अब जब मैं टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करता हूं तो वन थिंग यू मस्ट नोटिस, और वो ये कि ओवरऑल ओवरऑल टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट में ऑब्जेक्ट ग्राउंड से स्टार्ट हुआ और फिर ग्राउंड पे आ गया, मतलब y अल्टीमेटली इज 0। आपको ये पता होना चाहिए, करेक्ट? ओके, तो दैट इज व्हाट यू शुड नो। व्हाट इज 0? y is 0. Okay, so for total time of flight, capital T, y is 0. Why y is 0? Since the object या फिर projectile comes back to ground, इसको हमने ओरिजिन बोला था, इसको बी बोला था, इसको ए बोला था यहाँ पे, और दिस वाज गिवन नेम एज सी, राइट? तो मुझे सिर्फ करना क्या है, लेट अस गिव दिस सम इक्वेशन नंबर। आई डोंट नो इफ वी हैव यूज्ड सम इक्वेशन नंबर टुडे, yesterday. Let us say equation 1, let us say equation 2, using y is equal to 0, t is equal to capital T, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट की बात चल रही है। इन इक्वेशन 2 वी गेट, तो ये बहुत क्लियर होना चाहिए। हमको क्या करना है, हमको इतना करना है कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, मतलब ओरिजिन ओ से पॉइंट सी तक का टाइम कैपिटल टी निकालना है। हमको क्या पता है, हम क्या एक्सप्लोर कर रहे हैं, हमने यूज किया एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/8 स्क्वायर और उसको वाई के टर्म्स में लिखा, क्योंकि हम लोग वर्टिकल डिस्टेंस यूज करने वाले हैं। क्यों करने वाले हैं? क्योंकि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट में ओरिजिन से स्टार्ट हुआ y 0 था, वापस ग्राउंड पे आ गया y 0 है, x 0 नहीं है ना, क्योंकि x तो r है, तो x तो 0 नहीं है, मतलब इसलिए फिर मैं y 0 यूज कर रहा हूँ। तो हर एक जगह पे आपको ये सोचना है कि मैं यही इक्वेशन क्यों यूज कर रहा हूँ, why can't I use something else? So that is the reason, because x is not 0, total horizontal distance is not 0, y is 0, it starts from ground, it ends at ground. This is what you should know. Good enough. So what we get is, if I put y equal to 0, I get u sin theta into capital T minus 1/2 gt square. तो इसको मैं जब सिंप्लीफाई करूंगा तो मुझे मिलेगा t, एंड हाउ डू आई सिंप्लीफाई? इट इज सिंपल। तो मुझे मिल गया ये हाफ gt square इक्वल टू टी यू साइन थीटा। आई कैन कैंसिल आउट दिस, बस बाकी फिर शिफ्टिंग का काम है। तो t मुझे मिलेगा 2u sin थीटा बाई g, तो t इक्वल टू 2u sin theta by g. This is time of flight, equation number 3. So equation 3 gives time of flight, that is total time taken by the projectile to cover entire trajectory, by the projectile to cover entire trajectory. Good. अब लॉजिकली बेसिकली आप देख सकते हो, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब कितना, मैक्सिमम हाइट तक जाने वाला टाइम, टाइम ऑफ असेंट, फिर नीचे आने के लिए लगने वाला टाइम, टाइम ऑफ डिसेंट। बट okay, so before I write anything like this, let me define what is time of descent. So time of descent मतलब क्या? तो time of descent, जैसे मैंने आपको बताया, denoted by TD, it is just the time taken by the projectile to reach ground, that is point C, from maximum height, that is point B. Maximum height से नीचे आने तक का time. So the time taken by the projectile
to reach ground, ground मतलब पॉइंट सी हमारे केस में, पॉइंट सी फ्रॉम द मैक्सिमम हाइट, और मैक्सिमम हाइट मतलब हमारे केस में पॉइंट बी है, is called as time of descent, called as time of descent. Good enough. But what we know is time of flight. Time of flight is what? जैसे मैंने बताया, that is time of ascent plus time of descent. Time of ascent plus time of descent. So total time capital T is TA plus TD. So we were interested in finding out TD, that is time of flight minus time of ascent. Time of flight is 2u sine theta by g from equation 3, and time of ascent you have already found from equation 1, u sine theta by g. So u sine theta by g. Therefore time of descent will be equal to u sine theta by g, which is nothing but equal time of ascent. मैंने पहले ही बताया था कि ये इक्वल आएगा, बट बोल के नहीं चलेगा, we have to prove it. Therefore you have just shown that time of ascent is equal to time of descent. So equation 4 gives time of descent, and it also shows that time of ascent and descent and time of descent are equal. Good. Okay, so a very quick go through again, very quick. हमको जब टाइम ऑफ एसेंट फाइंड करना था, टाइम फाइंड करना था, तो डेफिनेटली काइनेमेटिक्स का वो इक्वेशन यूज करना पड़ेगा जिसमें टाइम हो. तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस as इज आउट ऑफ क्वेश्चन. हम लोग नहीं यूज कर सकते उसको क्योंकि उसमें टाइम नहीं है. फिर दो बचता है, v इक्वल टू u प्लस 80, दूसरा बचता है s इक्वल टू ut प्लस 1/2 80 स्क्वायर. तो s इक्वल टू ut प्लस 1/2 80 स्क्वायर नहीं यूज कर सकते क्योंकि मुझे s मतलब मैक्सिमम हाइट, पॉइंट बी पे हाइट कितना है अभी तक मैंने बात ही नहीं की उसको. दूसरा s इक्वल टू ut प्लस 1/2 80 स्क्वायर, तो वो वहाँ पे दो टर्म्स है जिसमें t है, तो सिंप्लीफाई करना इट इज अ कॉम्प्लिकेटेड टास्क. एक ही बचता है फिर. तो मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ कि आपके कोर मेमोरी को ट्रबल मत दो, रटना नहीं होता है, समझना है कि क्यों ये इक्वेशन यूज कर रहा हूँ. ये इक्वेशन मतलब v इक्वल टू u प्लस 80 इक्वेशन यूज करने का और एक एडवांटेज मिला हमको, एंड दैट एडवांटेज इज व्हाट? दैट एडवांटेज इज कि मुझे पता है फाइनल वेलोसिटी मतलब vy एट मैक्सिमम हाइट इज 0, ay माइनस g है, uy इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा है, और t इक्वल टू ta है, तो डायरेक्टली ta मिल गया u sin थीटा बाई g. What is time of flight? The time taken by the projectile to cover the entire trajectory is time of flight. Right? अब time of flight निकालने के लिए अब वापस से वही क्वेश्चन, मुझे time of flight निकालना है. तो वापस तीन इक्वेशन हमारे सामने आते हैं. v square equal to u square plus twice as, that is again out of question, क्योंकि v square equal to u square plus twice as में अगर यूज करने का सोचता हूँ तो वापस उसमें s है, डिस्प्लेसमेंट along x एक्सिस ना, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, मैक्सिमम डिस्टेंस r, हॉरिजॉन्टल रेंज, उसकी बात हमने की नहीं अभी तक, तो आउट ऑफ क्वेश्चन. v इक्वल टू u प्लस 80 I can't use here. क्यों नहीं यूज कर सकते? I'll leave it. I mean you can use basically, but depends. अभी एक ही चीज बहुत तरीके से सॉल्व हो सकती है. ऑलराइट, तो मैं टाइम ऑफ फ्लाइट को दूसरे तरीके से भी निकाल सकता हूँ और निकालेंगे हम लोग, बट आई लाइक दिस अप्रोच. मैं यहाँ से सॉल्व करना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, तो यू कैन डू इट.
ओके, तो यहाँ पे हाउ डू आई फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट, तो मैंने क्या किया, एस इक्वल टू यू टी प्लस वन ऑफ ए टी स्क्वायर यूज कर दिया। एस की जगह पे मैं वाई लिख रहा हूँ क्योंकि मैं वाई एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ, मुझे पता है ओरिजिन पे वाई जीरो था, पॉइंट सी पे मतलब वापस ग्राउंड पे के बाद भी वाई जीरो है, तो इसलिए मैंने वो यूज कर दिया। तो मैंने लिखा वाई इक्वल टू यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, राइट। तो just substituting this thing you get t equal to 2u sin theta by 2u sin theta by g मिल गया। अलग मेथड से होता है, ओके, यू कैन डू इट इफ यू वांट, यू कैन रेफर टू योर टेक्स्ट बुक्स आल्सो, वहाँ पे उस मेथड से भी दिया होगा। आई नॉर्मली गो थ्रू हाउ आई अंडरस्टैंड थिंग्स, मुझे पता है y जीरो है और c पॉइंट पे, तो मैं वैसा वर्कआउट करता हूँ। टाइम ऑफ डिसेंट, मैक्सिमम हाइट से नीचे आने तक का कितना टाइम लगा, दैट इज टाइम ऑफ डिसेंट। अब इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे पता है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब टाइम ऑफ एसेंट एंड देन टाइम ऑफ डिसेंट, तो वो यूज कर लेगा, टाइम ऑफ डिसेंट मिल गया। डन डन। नाउ वी विल टॉक अबाउट हॉरिजॉन्टल रेंज। तो यहाँ पे जो मैंने डायग्राम में मैक्सिमम डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस बताया था, दैट इज हॉरिजॉन्टल रेंज। अब उस हॉरिजॉन्टल रेंज को डिफाइन भी करेंगे और उसका इक्वेशन भी डिराइव करेंगे, और हम लोग ये भी देखेंगे कि मैक्सिमम रेंज किस चीज़ों पे डिपेंड करता है, क्योंकि ये बहुत काम का है। अगर आप फ्यूचर में जाकर क्रिकेटर बनोगे तो यू शुड नो कि कितने एंगल पे मारा तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा ऑब्जेक्ट। तो लेट अस टॉक अबाउट हॉरिजॉन्टल रेंज। कैपिटल आर से डिनोट करते हैं हम लोग इसको। एज आई सेड, horizontal range is the maximum distance traveled by the projectile in horizontal direction, right? या फिर आप बोल सकते हो the maximum distance traveled by the projectile during the time of flight, right? तो total time of flight में कितना distance travel किया, या तो फिर horizontal distance कितना travel किया, या तो फिर point of projection मतलब origin से तो point of landing तक का जो distance होगा along horizontal axis और horizontal direction, that is horizontal range। तो दो तीन तरीके हैं डिफाइन करने के, I'll just tell you one or two। So horizontal range, the maximum distance या फिर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बोलोगे तो बेटर रहेगा क्योंकि ये कंफ्यूजन होता है, मैक्सिमम हाइट के लिए मैक्सिमम वर्ड यूज होता है, तो आई विल जस्ट यूज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस traveled by the projectile or covered by the projectile during the time of flight is called as horizontal range। Or alternate definition, or you can say the maximum distance traveled by projectile, the maximum distance traveled by a projectile in the horizontal direction is also called as horizontal range, is called as horizontal range, denoted by capital R। दो तरीकों से कम डिराइव करके दूंगा मैं इसका इक्वेशन। एक होगा ऑफ कोर्स लेंथी वन, दूसरा होगा शॉर्टकट वन। गुड, तो लेट्स सी। एक हम लोग इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी से फाइंड करेंगे। वी नो दैट, हमें पता होना चाहिए क्योंकि हमने कल भी और आज भी डिराइव किया। वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी या फिर इक्वेशन ऑफ पाथ फॉर अ प्रोजेक्टाइल इज, हाँ तो आपको याद होना चाहिए,
y is equal to what? Tan theta x square, no, x minus half g u square cos square theta into x square, ये हमको ऑलरेडी पता है। और जब हम लोग मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो y तो 0 है, ओरिजिन पे 0 था y की वैल्यू, क्योंकि y एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट 0 था, c पे पहुंच गया तो भी 0 है, राइट। बट y इज 0, x इज इक्वल टू r, क्योंकि मैं बात ही कर रहा हूँ रेंज की। तो जब आप ये सब्स्टिट्यूट करोगे, देयरफॉर 0 इक्वल टू tan थीटा इंटू x था तो r आ गया, माइनस यहाँ पे अगर अच्छे से याद होगा आपको, अभी अभी मैंने इक्वेशन लिखा था, g अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, x था, x का स्क्वायर था तो r का स्क्वायर आ जाएगा, राइट। फिर आप इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करोगे तो यू विल राइट g r स्क्वायर 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा r इक्वल टू r tan थीटा। एक r और एक r कैंसल आउट, तो दिस इज r, एक r और एक r कैंसल आउट हो गया। देन सिर्फ सिंप्लीफाई करो आप, कैसे? r इक्वल टू tan थीटा, ये 2 u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन g, तो r इज इक्वल टू 2 u स्क्वायर, tan थीटा इज साइन थीटा बाय कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बाय g, तो r इज इक्वल टू 2 u स्क्वायर, ये और ये गया, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन g। तो अगर आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज साइन 2 थीटा, है ना, हाफ एंगल फॉर्मूलाज में आता है वो। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज साइन 2 थीटा, तो r स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g, सिंस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज साइन 2 थीटा। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे भी कंफ्यूजन होता है, आई हैव सीन दिस, 2 sin थीटा cos थीटा इक्वल टू sin 2 थीटा, या फिर sin 4 थीटा, या फिर sin थीटा बाई 2, क्योंकि एट मेनी प्लेसेस इन मैथमेटिक्स, इवन इन फिजिक्स लेटर ऑन, आपको sin थीटा की जगह पे 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 लिखना पड़ेगा, स्पेशली यू विल फाइंड दिस इन मैथमेटिक्स। तो वो sin थीटा को 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 लिखते हैं हम लोग, बिकॉज साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो यहाँ पे जो एंगल होता है 2 थीटा, उसका हाफ हाफ करना पड़ता है। नहीं याद रहा ना, तो सी द थिंग इज, अगर याद नहीं है, कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन को क्लियर कर लेना। कैसे? साइन कॉस का टेबल आपको पता होता है, assumption, if I know साइन और कॉस का टेबल, तो I will just put थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। तो साइन 2 थीटा मतलब साइन 2 इंटू 45 साइन 91, 2 साइन 45 कॉस 45, ओके, साइन 45 1 बाई रूट 2, कॉस 45 1 बाई रूट 2, ये कैंसिल हो गया, ये भी 1 आ गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया, दैट इज करेक्ट। तो जो हमने फॉर्मूला लिखा है वो करेक्ट है, ऐसा वेरीफाई करते हैं बेसिकली। तो रेक्टिफिकेशन से दूर रहो, सिंसियर एडवाइस, गुड, राइट। तो हमको मिल गया रेंज का फॉर्मूला, पर ये मेथड थोड़ा लंबा लगता है मुझे, मतलब क्या ट्रैजेक्टरी का इक्वेशन यूज करो, फिर y0 डालो, x इक्वल टू r डालो, नहीं करना हमको। तो मेथड टू हमने ऑलरेडी यूज करके रखा है, हाफ वे आउट, याद होगा आपको, मैंने बोला था हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, यू नो दैट, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मतलब x इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मतलब ux, u cos theta into time. So what I am saying is x equal to ux into t, ये हमको पता है। बट हम जब हॉरिजॉन्टल रेंज की बात करते हैं तो x इक्वल टू r,
ux तो u cos थीटा ही रहेगा, इनिशियल x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी डजंट चेंज, और t यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट है, कैपिटल T। और क्योंकि हमने ये फाइंड करके रखा हुआ है तो 2u sin थीटा बाई जी, तो हम लोग बिकॉज टाइम ऑफ फ्लाइट पता है, अब पता है क्योंकि हमने डिराइव कर लिया, तो ये यूज कर सकते हैं क्योंकि डिराइव कर चुके हैं हम लोग, 2 sin थीटा बाई जी ऐसा था वो। Therefore x मतलब r, ux मतलब u cos थीटा, और फिर ये आपके पास t मतलब 2u sin थीटा बाई जी। गुड। तो बेसिकली ये आ जाएगा आपका u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा बाई जी, मतलब आ गया आपका u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी। तो दिस इज एनी टाइम बेटर, बहुत नंबर ऑफ स्टेप्स रिड्यूस हो गए फिर। सो इट्स जस्ट द वे यू वांट टू डू इट, आपको जैसा कंफर्टेबल हो आप वैसा कर लेना। गुड। नो वन विल आस्क यू व्हाई दिस मेथड एंड व्हाई नॉट दैट मेथड, कोई नहीं बोलता, आंसर करेक्ट है, सारा रीजनिंग करेक्ट है, that's it, that's all we want to see, if you have understood the concept or not and if you can derive it or not. अब क्वेश्चन ये है कि प्रोजेक्टाइल का रेंज मैक्सिमम कब होगा। तो रेंज मैक्सिमम कब होगा उससे पहले हमको दिख रहा है कि आर किस पे डिपेंड करता है, यू पे, इनिशियल वेलोसिटी प्रोजेक्शन, जी पे और थीटा पे। ओके, लेट्स गिव इट सम इक्वेशन नंबर 5, लेट अस से equation 5. So from equation 5, what we can say is, we can say that horizontal range of projectile depends on one, velocity of projection, that is u, दूसरा angle of projection, that is theta, third acceleration due to gravity g, राइट। g तो कांस्टेंट है, और अगर मैंने u की वैल्यू भी फिक्स कर ली, so for a given value of u, maximum horizontal range will depend on only theta. So for a given velocity, given value of u, for a given velocity of projection, the range will be maximum. The range will be maximum if, देखो बात ऐसी है, r इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी है, मैंने u फिक्स कर दिया, g फिक्स है ऑलरेडी, कांस्टेंट है ना जी। तो r की वैल्यू मैक्सिमम कब, जब साइन 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम है ना। रीजनिंग यही है ना, अगर वेलोसिटी प्रोजेक्शन u की वैल्यू कांस्टेंट है, 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, बात खत्म, g की वैल्यू 10, तो अब r की वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी, साइन 2 थीटा पे। तो r की वैल्यू मैक्सिमम कब, जब साइन 2 थीटा मैक्सिमम। सो इफ साइन ऑफ 2 थीटा इज मैक्सिमम मतलब 1, क्योंकि साइन फॉर एनी एंगल कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1, 1 से तो बड़ा हो नहीं सकता वो। गुड, ओके। इसका मतलब कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 90, क्योंकि 1 is at sin 90, मतलब 2 theta is 90 degree, which implies theta equal to 45 degree. तो किसी भी गिवन वेलोसिटी प्रोजेक्शन के लिए मैक्सिमम r की वैल्यू आएगी at angle of 45 degree, angle of projection 45 degree. Okay, right? इसका मतलब the range of projectile is maximum if it is projected in a direction inclined to the horizontal at an angle 45 degree. So the horizontal range will be maximum if the projectile is projected, if
The angle of projection is 45 degree, ऐसे बोल दूंगा तो बेटर है. If the angle of projection is 45 degree, therefore R max is u square by g. क्यों? Since maximum के लिए मैंने sin to theta की वैल्यू डाल दी 1, तो R max is u square by g, क्योंकि sin to theta की वैल्यू तो 1 हो गई, इसलिए. So this is nothing but maximum horizontal range. So R max equal to u square by g is maximum horizontal range. Equation number 6. Right? Equation 6 gives maximum horizontal range. Okay, तो मैं वापस से स्लोली बताता हूँ. हमारा टास्क ये था कि हमको अब हॉरिजॉन्टल रेंज निकालना है. मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, मतलब एक्स के डायरेक्शन में पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेके पॉइंट ऑफ लैंडिंग तक कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, आर से डिनोट करेंगे. दो मेथड है फाइंड करने के. एक तो हम लोग जो इक्वेशन हमने निकाला था y इज इक्वल टू tan थीटा इंटू एक्स माइनस जी अपॉन 2 u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर. तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और पॉइंट ऑफ लैंडिंग दोनों पे y की वैल्यू 0, x की वैल्यू r. तो ये सब्स्टिट्यूट किया मैंने अगर और सिंप्लीफाई करते गए तो मुझे मिल गया r इक्वल टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी. मेथड टू इज वेरी सिंपल. अभी आप इसको बहुत से तरीके से बोल सकते हो. s इक्वल टू यू टी प्लस 1 ऑफ ए टी स्क्वायर, वही है. इफ आई से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम, मैंने कल भी बताया था. s इक्वल टू यू टी प्लस 1 हाफ ए टी स्क्वायर लिखता हूँ, तो s मतलब x, u मतलब ux और t प्लस 0, क्योंकि along x direction there is no acceleration because there is no force. Projectile motion में ये बहुत important चीज है कि along x direction there is no force. Only force acting is along vertically downward direction, that is force of gravity. तो वहीं से आता है. तो आई एम नॉट मेंशनिंग इट हियर क्योंकि हमने लास्ट सेशन में वो ऑलरेडी किया हुआ है. तो ये सिंपल मेथड है. x मतलब r, ux मतलब u cos थीटा और t मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट, क्योंकि मैं टोटल की बात कर रहा हूँ, तो दैट इज 2u sin थीटा बाई जी. तो सब्स्टिट्यूट कर दो, सिंप्लीफाई कर दो, वापस मिल गया r इक्वल टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी. फिर हम क्या देख रहे हैं यहाँ से, हमको क्या दिख रहा है, r किस पे डिपेंड करता है, यू स्क्वायर साइन टू थीटा मतलब थीटा और जी पे. तो तीनों चीज पे डिपेंड करता है. जी तो कांस्टेंट है. मैंने अगर इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन भी कांस्टेंट रख दिया तो मुझे ये पता करना था कि मैंने u फिक्स कर दिया, g फिक्स कर दिया, मतलब मैं हर बार प्रोजेक्टाइल को 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर फेंकते रहूंगा अलग अलग एंगल पे. तो मुझे देखना है कि कौन से एंगल पे मैक्सिमम रेंज आएगा, है ना. मैंने अगर वेलोसिटी प्रोजेक्शन फिक्स कर दिया, मेरे पास एक मशीन है जो हर बार उस ऑब्जेक्ट को सेम वेलोसिटी से फेंकेगा, मतलब u फिक्स g फिक्स. फिर मैं उस मशीन का सिर्फ एंगल चेंज करते रहूंगा टू सी मैक्सिमम रेंज किसके लिए. थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल लगता है ना. मैंने पहले 1 डिग्री पे रखा, फिर 2 पे रखा, फिर 3 पे रखा, फिर 4 पे रखा, फिर हर बार मैं मेजर करने गया, मतलब मैंने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी मार्किंग करके रखी है. 10 डिग्री के लिए 2 मीटर, 20 डिग्री के लिए इतना मीटर. दैट इज थोड़ा सा प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है. फिर मैथमेटिक्स का रोल यहाँ पे इक्वेशन में समझ में आ रहा है कि u फिक्स कर दिया, g फिक्स कर दिया, तो मतलब r प्योरली डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ साइन टू थीटा. तो जब साइन टू थीटा की वैल्यू मैक्सिमम मतलब 1, क्योंकि साइन ऑफ एनी एंगल कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1, हमको पता है -1 से 1 के बीच में ही होता है वो. गुड. तो साइन टू थीटा की वैल्यू 1 मतलब साइन टू थीटा इक्वल टू साइन 90, तो टू थीटा इज इक्वल टू 90 मतलब थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री. मतलब जब मैं 45 डिग्री एंगल पे प्रोजेक्ट करता हूँ प्रोजेक्टाइल को, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मैक्सिमम कवर करेगा, मतलब इट विल कवर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज. तो उस केस में r max will be u square by g since sin to theta is 1, right.
सफिशिएंट, कल सिर्फ हम लोग मैक्सिमम हाइट निकाल लेंगे और देन वी विल कल मतलब नेक्स्ट सेशन में देन वी विल गो, नेक्स्ट सेशन मतलब कल छुट्टी नहीं है, tomorrow is regular class anyways. So the thing is maximum horizontal range प्लस जो बचा हुआ हमारा एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्योंकि वो भी 2 डायमेंशनल मोशन है, वो हम लोग कर लेंगे कवर. तो वी विल नीड 2 to 3 more sessions for completing the theory and then we'll start with numericals.